हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग जो है क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है वेरिएशन। तो हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि मेंडल के जो कार्य हैं ना, मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने कैसे बताया कि क्या होता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्या होता है वेरिएशंस, क्या होते हैं जीन, क्या होता है फैक्टर, क्या होता है, मतलब जो कुछ भी सब कुछ है बेटा जेनेटिक्स का जो लॉ है सब कुछ हम इसी में पढ़ते हैं और मेंडल साहब ने ये सब कुछ हमको बताया है। तो बच्चों, आज ये जो है इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो आप क्लास 10th में भी इसको बाकायदे खूब पढ़े होंगे कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था और उन्होंने क्या लिया था, कैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, कौन कौन से लॉ होते हैं। तो आइए वन हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करके, तो पहले हम लोग बच्चों ये देखते हैं कि आखिर मेंडल का वर्क क्या था जिसे हम मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या है आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ क्या होता है वन कैरेक्टर। तो आइए हम जो है वीडियो को चालू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को जो है बेटा देखना चालू कर दिया है तो अभी लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बाद में क्या है भूल जाते हैं। वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने 100% एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बेटा क्या अच्छे से समझ ली तो बेटा क्या है आपको पक्का जो है नीट में सिलेक्शन मिल जाएगा। हमारे लोगों के टाइम पे एक ये धारणा थी कि एनसीईआरटी जो है समझ में नहीं आती। आज भी बच्चे यही समझते हैं कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। कभी कभार किसी को कमेंट भी कर देते थे कि तुम समझ में नहीं आती हो, एनसीईआरटी हो क्या। तो ये चीज़ें जो होता है अब हम लोग इतना डेवलप हो चुके हैं, इतना हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं। पहले सिर्फ सीबीएसई वाले ही पढ़ते थे, अब सभी पढ़ते हैं। तो जो चीज़ बार बार पढ़ते रहते हैं वो चीज़ें क्या हो जाती हैं बेटा क्लियर हो जाती हैं। तो एनसीईआरटी गागर में क्या है सागर है, इसमें जो कुछ भी है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम प्योर आइटम जिसे हम लोग कहते हैं। और नीट के लिए इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है बाकायदे अच्छे से जो है पढ़िए ना। आइए अब हम वीडियो को चालू करते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, क्या है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, या जिसे हम मेंडलिज्म के नाम से भी जानते हैं। मेंडलिज्म में बहुत कुछ आ जाता है, मेंडलिज्म में सब कुछ आ जाता है, लेकिन अभी केवल क्या है इनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो मेंडल क्या है कंडक्टेड, मेंडल क्या बेटा है कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया था बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मतलब संकर प्रयोग किया था ऑन क्या है गार्डन पी। किस पे बेटा गार्डन पी पे किया था, याद रखिएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन में दे सकते हैं स्वीट पी ना, नहीं बेटा गार्डन पी। और गार्डन पी को हम लोग पाइसम सटाइवम कहते हैं, आप जानते हैं। फॉर 7 ईयर्स, कितने साल तक 7 साल तक। और कब से कब तक 1856 से लेकर के 1863 तक। मतलब मेंडल ने जो है गार्डन पी पर उद्यान मटर पर 7 साल काम किया। और सन कौन सा था बेटा 1856 से लेकर के 1800 क्या है 63 तक उन्होंने अपना कार्य किया। और आगे देखते हैं एंड प्रपोज, उसके बाद 7 साल काम करने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने प्रपोज किया, मतलब दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है वेरिएशन। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, ये क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय क्या होता है मेंडल बेटा ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ 7 ईयर इन 1956 टू 19 क्या है 63 ऑन क्या है एक्सपेरिमेंट, किस पे एक्सपेरिमेंट था बेटा गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट था। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस कैसे होता है। और इनहेरिटेंस क्या होता है हमने पीछे ही जो है वीडियो में देखा है कि हमारे पास प्रोसेस है ना, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच क्या होता है कैरेक्टर्स पास फ्रॉम क्या पेरेंट्स टू क्या है इट्स प्रोजेनी। मतलब जनक से उनकी संतानी में जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स जाते हैं, अनुवांशिक लक्षण जाते हैं, उसी को हम क्या बेटा इनहेरिटेंस कहते हैं। याद हो जाएगा, हम इतनी बार बोलेंगे। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था दैट कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिकल में था एनालिसिस का मतलब हमारे पास होता है बेटा हिंदी में इसे हम कहते हैं सांख्यिकीय विश्लेषण। क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल पढ़िए, चाहे क्या है स्टैटिस्टिकल पढ़िए, बात एक है स्टैटिक्स मतलब एनालिसिस। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सांख्यिकीय, क्या होता है बेटा सांख्यिकीय। आपने मैथ में पढ़ा होगा 10 में सांख्यिकीय ना, सांख्यिकीय एनालिसिस सांख्यिकीय विश्लेषण तथा मैथमेटिकल क्या होता है लॉजिक,
गणितीय तर्क वर क्या होता है अप्लाइड टू द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। मतलब पहली बार मेंडल ऐसे बंदे थे जिन्होंने क्या है बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण तथा क्या होता है गणितीय तर्क का क्या है प्रयोग किया। मतलब उन्होंने मैथमेटिक्स अप्लाई कर दिया बायो में। और इनके उस समय के जो साइंटिस्ट थे साथी वाले, वो कहने लगे कि अरे यार मेंडल वास्तव में मेंडल नहीं मेंटल हो गया है, बायोलॉजी में गणित लगा रहा है। बायोलॉजी में गणित की कहाँ ज़रूरत पड़ती है भैया? अभी हम लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी इस चीज़ को बताती है, बायोलॉजी में गणित लगा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इनके नियम को जो होता है बेटा क्यों उन्होंने बहुत दिनों तक नहीं माना, ये सब हम आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा हु अप्लाइड क्या होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक इन क्या होता है प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी। तो हम क्या लिखेंगे बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। ये दो चीज़ बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, ये मैथमेटिकल लॉजिक हमारे पास और बेटा क्या है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अब आते हैं नेक्स्ट में, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड, मेंडल ने खोजा या मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया मतलब विचार किया कैरेक्टर्स क्या है लक्षणों पे इन द गार्डन पी के उन लक्षणों पर ना उन्होंने विचार किया ना हमारे पास दैट वर मैनिफेस्टेड क्या होता है बेटा एज टू अपोजिट ट्रेट्स। मतलब उन लक्षणों को उन्होंने देखा या उन लक्षणों को खोजा या उन लक्षणों पर विचार किया ना जो बेटा क्या है दो ट्रेट्स क्या प्रदर्शित करते थे, कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स मतलब विपरीत क्या है गुण ना हमारे पास प्रस्तुत करते थे। मान लीजिए यहाँ पे हम बेटा देखते हैं ना कि हमारे पास जो दिखा दें कि जो हाइट है HEIGHT, आप यहाँ देख रहे हैं हाइट एक कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर। अब ये हाइट में बेटा क्या होगा, दो कंटेस्टिंग ट्रेट्स इसके क्या होंगे, एक क्या होगा टाल होगा, दूसरा क्या होगा बेटा ड्वार्फ होगा। हम किसी की हाइट को कैसे जो है बताएंगे भाई, कहते हैं हाइट ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है तो लोग कहते हैं कि भाई लंबा है कि छोटा है, लंबे हैं क्या छोटे। तो हाइट के दो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स हमारे पास हो गए, टाल और क्या है बेटा ड्वार्फ। तो मेंडल साहब ने उन्हीं कैरेक्टर्स को लिया, गार्डन पी के उन्हीं कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया कि जिसमें उनको दो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स क्या है मिलते हैं। अच्छा ट्रेट्स क्या होता है हम लोगों ने कल ही देखा था बच्चों, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। मान लो सेल है, हम लोग किससे बने हैं सेल से, कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना है सेल से। सेल के अंदर महाराज क्या है न्यूक्लियस, क्या है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा क्रोमोसोम, क्या होता है क्रोमोसोम। मतलब किसका बना होता है ना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना होता है बेटा डीएनए का। किस में क्रोमोसोम में क्या होते हैं डीएनए। तो क्रोमोसोम क्या होता है क्रोमेटिड, हमारे पास होते हैं थ्रेड्स और क्या डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या डीएनए, डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट्स जो होता है जीन, क्या होता है बेटा जीन। और जीन के इस बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है जीन। और जीन में हमारे पास जो पाए जाते हैं बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं एलील्स, क्या है एलील्स, जो क्या करते हैं लक्षण जो है निर्धारित करते हैं कि जो हाइट है वो क्या होगी टॉल होगा बड़ी होगी, कि हाइट जो है हमारे पास क्या होगी डार्क होगी। बात समझ में आई। तो ये एलील्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग एलील्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आपने 10th में भी देखा होगा और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब अच्छे से पता होगा, 12th वाले बच्चे भी देखें। तो ये कैपिटल टी क्या होता है, हमारे पास एक ही जीन के दो एलील हैं और दो के दोनों एलील क्या होते हैं आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब हमारे पास होमोजाइगस हैं। तो जब आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा टॉल होगा, फिनोटाइप कैसा होगा टॉल होगा। अब बेटा अगर स्मॉल टी हैं तब क्या होगा बेटा हमारे पास डॉर्फ होगा। तो समझ गए, एलील निर्धारित करता है ना, मतलब जीन हमारे पास सूचनाओं को लेके जाता है ना, और एलील उस चीज़ को निर्धारित करता है कि भैया टॉल होगा कि डॉर्फ होगा। तो इसी प्रकार मेंडल साहब ने क्या किया, हमारे पास 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिया। मतलब 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इसलिए कह रहे हैं कि ताकि उनके कितने होते हैं दो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स होते हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए 14। जैसे हाइट के दो लक्षण, हाइट के दो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट्स, तो कैरेक्टर एक है हाइट और उसके दो कॉन्टेस्टिंग ट्रेट, तो इसीलिए उसको हम क्या मान लेते हैं दो हाइट वाला मान लेते हैं कैरेक्टर ना। दो हम पॉड के कलर मान लेंगे बेटा, दो हम सीड के कलर मान लेंगे, दो फ्लावर की पोजीशन मान लेंगे ना। केवल हम लोग बात करते हैं कि इसी सब चीज़ से कुल मिला करके ऐसे हमारे पास 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कुल मिला के 14 टू ब्रीडिंग क्या होता है लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे और देखेंगे।
तो हमने देखा कि अपोजिट ट्रेड्स क्या होते हैं, टॉल या डॉर्फ। अगर ये क्या है, हाइट की बात हो रही, टॉल और क्या है, डॉर्फ। येलो और क्या है, ग्रीन, क्या है, सीड। तो सीड कैसा होगा, येलो होगा कि ग्रीन होगा ना। हर कैरेक्टर के इनके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जरूर आपको मिलेंगे। इन्हीं सब की वजह से मेंडल ने कंडक्टेड, क्या किया, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब कृत्रिम परागण। क्या है बेटा, कृत्रिम परागण। इनको कृत्रिम परागण करने का तरीका मालूम था कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका इमैस्कुलेशन कर दें, मतलब मेल को काट के हटा देने को क्या कहते हैं बेटा, इमैस्कुलेशन कहा जाता है। फिर जो हमारे पास बेटा पिस्टिल बचती है ना, क्योंकि मेल उसमें से निकल गया तो फ्लावर क्या हो गया हमारे पास, यूनिसेक्सुअल। कौन सा, फीमेल यूनिसेक्सुअल हो गया। उसको फिर बैगिंग कर दिए। क्या है बैगिंग, मतलब ढक दिए ना। अब ढकने के बाद जब पिस्टिल क्या हो, मैच्योर हो जाती है, कार्पेल मैच्योर हो जाता है ना, रिसेप्टिविटी उसमें आ जाती है कि वो पॉलन को रिसीव करेगा, तो दूसरे पॉलन को ला करके उस पर क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं। तो इसे बेटा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। और इसी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को महाराज कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हो गया। ठीक, तो अब आते हैं यूजिंग 14th, क्या है बेटा, 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़। कितना बेटा, 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़, मतलब 14 क्या होता है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं 14 का मतलब 7 पेयर कैरेक्टर्स, 7 पेयर कैरेक्टर्स। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग ना। ट्रू ब्रीडिंग इसे कहते हैं कि हमारे पास प्योर लाइन होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन। जब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने से क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, वो जैसे बता रहे हैं कि किसी का जीनोटाइप ऐसा है जिसमें टॉल हमारे पास भी है और क्या है, डॉर्फ भी है। तो धीरे 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 इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, वो प्लांट धीरे धीरे या तो सिर्फ टाले रह जाएगा या तो सिर्फ डॉर्फ ही रह जाएगा। इसी प्रकार से मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए 14 क्या होता है ना, पी के हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए। मतलब अगर एक हमारे पास हाइट में लंबा है तो दूसरा हाइट में क्या है, डॉर्फ लेंगे, एकदम प्योर। अगर एक ऐसा प्लांट लिए, हाँ इसीलिए कह रहे हैं कि 14 बार एक्सपेरिमेंट समझो अपना किया, 7 सालों तक, 1856 से 1863 तक ना बेटा। तो उन्होंने हर जो होता है कैरेक्टर के लिए अलग ट्रेड्स लिया। उन्होंने ये देखा कि हमको ट्रू ब्रीडिंग से ही करवाना, मतलब कोई इसमें इम्प्योरिटी ना रह जाए, एकदम रियल लेकर के, टॉल का एकदम टॉल का, प्योर डॉर्फ से। ऐसे जो है सीड को लिया जिसका सीड क्या है, वो प्योर ग्रीन है, उसका क्रॉस क्या है, प्योर येलो वाले के साथ। ऐसा लिया कि जो एकदम जिसका पोड प्योर ग्रीन है, उसका क्या है, मतलब इन्होंने कभी मिक्सिंग हाइब्रिड वाले में से चक्कर में नहीं पड़े ना। प्योर प्योर का ले करके उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, प्योर ले करके बेटा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो बेटा ये हमारे पास 14 क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास होता है, ये याद रखिएगा। ट्रू ब्रीडिंग कैसे बनता है, सेल्फ पॉलिनेशन से, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभार। आते हैं 1 पेयर कैरेक्टर हैविंग, या बोले ना 2 कॉन्टेस्टिंग ट्रेड्स। 1 पेयर जो होता है बेटा हमारे पास जो कैरेक्टर होता है उसके 2 कॉन्टेस्टिंग ट्रेड्स होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर एक कैरेक्टर है हाइट, एक कैरेक्टर क्या है, हाइट, ये जेनेटिक कैरेक्टर है। अब उसके 2 ट्रेड्स क्या होंगे, टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा महाराज। तो आइए अब हम उन्हीं को देखते हैं कि उसमें उन्होंने मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या लिया, कौन सा केस में क्या होता डोमिनेंट था और कौन सा केस पे क्या है रिसेसिव था। इसको हम लोग क्या है देखते हैं मेंडल के 7 पेयर क्या है एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए बच्चों मैं इसको हटाता हूँ, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए ना, और उस पर जो है कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों
अब हम लोग जो है 7 पेयर कॉन्टेस्टिंग टेट्स को क्या है देखते हैं, जिस पर मेंडल ने अपना जो है काम किया था। तो ये हम जो है इसको बना के देखिए पूरी तरीके से लिख दिए हैं, ताकि जो है हम लोग इसको आसानी से जो है याद कर सकें और पढ़ सकें। ये बहुत पूछा जाता है कि मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कितने पेयर कॉन्टेस्टिंग टेट्स लिया था। तो बेटा 7 पेयर ऑफ क्या है कॉन्टेस्टिंग टेट्स, मतलब मेंडल ने अपने क्या होता है एक्सपेरिमेंट पे जो उन्होंने गार्डन पी पे किया था उसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले लक्षणों को लिया था। तो कॉन्टेस्टिंग टेट्स का मतलब ही होता है विपरीत लक्षण। हमारे पास कैरेक्टर के 2 विपरीत क्या होते हैं लक्षण होते हैं। तो चलिए बच्चों इनको देखते हैं। आइए, हमको ये है, देखिए पहले से हमने बनाया है कि अगर उन्होंने क्या लिया सीड का कलर। पहला कैरेक्टर क्या है सीड का कलर। जरूरी नहीं आप पहले यही लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि पहले आप स्टेम की हाइट लिख सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है पौधा जो है बढ़ता है फिर उसमें फ्लावर लगते हैं, तो आप फ्लावर की पोजीशन लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर उसका कलर देखेंगे, फ्लावर का कलर देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। ये हमने ऐसा इसलिए लिखा है कि ताकि आपको बता सकें कि क्रोमोसोम 1 1 फिर 4 4 4 फिर क्या है 5 7, इसके लिए ऐसा लिखा है। नहीं तो आप फिर बता सकते हैं कि बेटा तब उसमें क्या फली लगेगी, तब आप पोड के बारे में बताएंगे, पोड के बारे में बताएंगे, तब उसमें क्या है आप सीड के बारे में बताएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले यही लिखिए, तो हमने इसको बस क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर लिखा है। तो आइए बच्चों, पहला हम लोग जो है देखते हैं कि सीड का कलर ये एक कैरेक्टर है। क्या है सीड का कलर एक कैरेक्टर है, लक्षण है कि सीड का कलर कैसा होगा। तो बेटा इसके 2 हमारे पास कॉन्टेस्टिंग टेट्स हैं, विपरीत लक्षण हैं। या तो सीड हमारे पास बेटा येलो होगा, या तो क्या होगा बेटा ग्रीन होगा, या तो येलो होगा या क्या होगा ग्रीन होगा। अगर मेच्योर हमारे पास जो है सीड है किसका पी का, मतलब जब मटर पक जाती है तो अगर वो पीली है तो उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स। और अगर बेटा वो हरी की हरी ही रह गई, क्योंकि कच्ची मटर तो हरी ही होती है, अगर हरी रह गई तो उसे हम क्या कहेंगे रिसेसिव ट्रेट्स कहेंगे। तो आते हैं कि जब सीड कलर की बात करते हैं तो सीड का कलर या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। तो येलो है तो देखिए ये ऑब्लिक करके लिखें, येलो है तो डोमिनेंट और ग्रीन है तो बेटा क्या है रिसेसिव होगा। मतलब ग्रीन वाले पे येलो वाला डोमिनेंट हो जाएगा और ग्रीन वाला क्या होगा रिसेसिव कैरेक्टर है। ये जो है उन्होंने क्या है बेटा सीड का कलर किस क्रोमोसोम नंबर पे किया था, क्रोमोसोम फर्स्ट पे। क्रोमोसोम क्या बेटा फर्स्ट पे। बस यही आपको इतना याद रखना है बेटा, ये नहीं पूछेगा कैसे हुआ क्या हुआ, आपको बस इतना याद रखना है। फ्लावर का कलर फिर कैसा होगा बेटा, तो फ्लावर का कलर आइए देखते हैं हम लोग। फ्लावर या तो हमारे पास वायलेट होगा या तो क्या होगा वाइट होगा। तो वायलेट मतलब हल्का बैगनी, हल्का क्या है नीला टाइप का, हल्का बैगनी नीचे देखो होता है। अगर मटर में का फूल जो है वायलेट है तो वो डोमिनेंट है, और अगर बेटा वायलेट ना होकर के वाइट हो गया पूरा तब वो रिसेसिव है। इसको भी उन्होंने क्या है क्रोमोसोम नंबर पे क्या है फर्स्ट पर ही लिया था। तो समझ गए कलर से संबंधित क्या बेटा, कलर से संबंधित जो कैरेक्टर थे उसको उन्होंने किस पे अध्ययन किया, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे। चाहे वो क्या हो बेटा सीड का कलर हो और चाहे वो फ्लावर का कलर हो। फिर आते हैं पोड का शेप। पोड का शेप, पोड का मतलब हमारे पास जो फली होती है जिसे छीमी कहते हैं हम, अगर वो इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई भरी हुई पूरा, तो वो डोमिनेंट है बेटा। और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब चिपटी हुई तो वो क्या है रिसेसिव है। तो पोड शेप हमारे पास एक कैरेक्टर है, उसके 2 ट्रेट्स क्या इन्फ्लेटेड और क्या है कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड है तो डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो रिसेसिव। इसका इन्होंने स्टडी क्रोमोसोम नंबर क्या है 4 पर किया था, 4th क्रोमोसोम पे किया था। अच्छा आते हैं बेटा फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन अगर एक्साइल है तो डोमिनेंट, अगर टर्मिनल है तो बेटा क्या है हमारे पास रिसेसिव। एक्साइल मतलब ऐसे किनारों पे अगल बगल खूब फूल लगे रहे तो ठीक है, एकदम टॉप पे फूल लग गया मामला क्या है गड़बड़ है ना। तो बेटा एक्साइल डोमिनेंट होता है और टर्मिनल क्या होता है रिसेसिव। ये भी 4th क्रोमोसोम नंबर क्या था 4 पर ही इन्होंने इसका भी अध्ययन किया था। तो अब आते हैं बेटा स्टेम की हाइट। स्टेम हमारे पास कैरेक्टर कौन सा है, स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट में देखते हैं अगर टाल है तो डोमिनेंट और डॉर्फ है तो क्या है रिसेसिव। मतलब इसके 2 कॉन्टेस्टिंग टेट्स होंगे, 2 विपरीत लक्षण होंगे, एक लक्षण के 2 विपरीत लक्षण। हमको क्या है कैरेक्टर है हाइट, अब हाइट में बताना पड़ेगा टाल है कि डॉर्फ बेटा। तो अगर टाल है डोमिनेंट और डॉर्फ है तो रिसेसिव। ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। आते हैं अब हमारे पास पोड का कलर, यहाँ पे देखिएगा पोड का कलर। तो ये देखो पोड का कलर आ गया, और वो सीड का कलर और फ्लावर का कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पर था, ये भी याद रखिएगा।
ना, पोड का शेप, फ्लावर की पोजीशन, स्टेम की हाइट, क्रोमोसोम नंबर क्या है 4 पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है। अब बेटा पोड का कलर, अब आते हैं ना, वो क्या, अगर पोड का कलर कैसा होगा, जो छीमी है हम लोग जब खरीदते कहते खूब हरी हरी छीमी लाए हैं ना, तो हरी हरी अगर छीमी होगी बेटा ना, तो वो क्या होगी डोमिनेंट, और अगर येलो होगी मरियल टाइप की तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा रिसेसिव। ये क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा 5 पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। सीड का शेप, सीड का बेटा शेप ना, सीड का शेप कैसा है, अगर सीड एकदम राउंड है, गोला है तो डोमिनेंट, अगर बेटा गोला नहीं व्रिंकल है, झुर्रीदार है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे रिसेसिव। तो डोमिनेंट क्या होगा राउंड, और व्रिंकल है तो रिसेसिव। ये भी क्या एक क्रोमोसोम नंबर क्या है 7 पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो मेंडल ने जो अपना काम किया वो किस क्रोमोसोम पर था, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर क्या 5 और क्रोमोसोम नंबर क्या है 7। ये पूछा जाता है मेंडल का एक्सपेरिमेंट 1 4 5 और क्या है 7वें क्रोमोसोम पर उन्होंने किया था। तो बता इसे हम क्या होता 7 जोड़ी विपरीत लक्षण कहते हैं। अब कुल मिला के अगर इसे नंबर में कहें तो कितने लक्षण हो गए 14। कितने लक्षण हो गए बेटा 14। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको बच्चों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए ना, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अगर बेटा आप एक जो है कमेंट कर देंगे तो उसमें जो है आपका कुछ भी नहीं जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमको ये एनर्जी की तरह काम करेगा। और एनर्जी जानते हैं वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है, तो ताकि हम अच्छे से काम कर सकें इसके लिए हमको आपकी एनर्जी चाहिए। आपको बस क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, उस पर कमेंट करनी है और पूरी वीडियो क्या है अच्छे से देखनी समझनी है। अगर आप 100% एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बेटा समझना चाहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर। तब तक बच्चों आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।